नाम है विवेक सैनी और स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निसान की किक्स की। ये एक प्रॉपर रिव्यू होगा। मैं इसमें टेस्ट ड्राइव भी आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं इस गाड़ी के, उसके बारे में आज हम ज़रा बात करेंगे। देखिए, अगर हम निसान की बात करें तो बहुत दिनों से कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट उनका नहीं आया है, तो हम लोग फाइनली ऐसे प्रोडक्ट के लिए वेट कर रहे थे। इंटरनेशनली अगर हम बात करें निसान किक्स की तो वो थोड़ा कम्पैक्ट साइज़ में आती है, या मैं कहूँ कि इंडियन साइज़ के अगर कंसिडर करें तो उसको सब कम्पैक्ट एसयूवी कहेंगे। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की तो इसके कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर बहुत सारे उभर के बाहर आते हैं, जिनमें से ह्यूंडई की टॉप 10 सेलिंग्स में अपना नाम बनाने वाली क्रेटा है। यहाँ पर आपको राइवल करती हुई नज़र आएगी रेनो की डस्टर भी। कैप्चर भी यहाँ पर ऑफर करती है। हालांकि इन सभी के इंजन्स कैप्चर, डस्टर एंड निसान किक्स सेम ही है, और यहाँ तक तो ये प्लेटफॉर्म भी सेम ही शेयर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके पास तक मैं पहुँचाता रहूँगा। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं कि गाड़ी का डिज़ाइन कैसा है। फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ कॉर्नरिंग लैंप्स के साथ में इसको इनेबल किया गया है, और कॉर्नर में ही आपको इंडिकेटर भी यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट के लुक में आपको निसान का सिग्नेचर ग्रिल नज़र आएगी, जहाँ पर आपको क्रोम इंसर्ट नज़र आएंगे। क्रोम की फ्रंट लुक में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी गई है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ पर नीचे वाले एयर डैम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी क्रोम प्लेटिंग दी गई है, और यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जस्ट फॉग लैंप्स के ऊपर। यहाँ पर जो फॉग लैंप ऑफर किया गया है वो भी हेलोजन ही किया गया है, बट उसका डिस्टेंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और मेजर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर तकलीफ आ सकती है और मेजर हिट कर सकता है। बट हाँ, नीचे वाले फॉग लैंप का एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि वो आपकी हेडलैम्प यूनिट की बैंडविड्थ बढ़ा देती है, यानी कि देखने की क्षमता आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। अगेन अगर मैं स्कफ प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर प्लास्टिक का स्कफ प्लेट दिया गया है, कोई भी मेटालिक स्कफ प्लेट यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है। सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में है। बहुत जगह आप देखोगे यहाँ पर कलर्स के साथ में काफ़ी खेला गया है। डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में ये गाड़ी आती है, तो ब्लैक ऊपर, यहाँ पर मरून कलर आपको नज़र आएगा, और नीचे सिल्वर, और साथ ही साथ क्रोम प्लेट्स ऑफर की गई है निसान से। बढ़ते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आपको प्लास्टिक क्लैडिंग भर भर के यहाँ पर नजर आएगी, चाहे वो फ्लोटिंग डिजाइन में प्लास्टिक कट यूज किया गया हो, या फिर व्हील आर्चेस पे प्रोवाइड किया गया हो, या फिर नीचे प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट दिए गए हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में निसान ने जरूर इस बार खेला है। और यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। 215/60 रेडियल 17 इंचेस के ये टायर साइज हैं। कंपटीशन की बात करें तो इसी रेंज में एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो फिर रियर में आपको ड्रम ब्रेक से ही काम चलाना पड़ता है। यहाँ पर इस सेगमेंट में फिलहाल तो किसी भी गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं करता। चलिए अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन की बात करूँ तो ये फ्लोटिंग डिज़ाइन आपको ऑफर कर रहा है निसान यहाँ पर। और रूफ रेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो कहने के लिए नहीं है। आप यहाँ से 50 से 80 किलो तक का वजन यहाँ पर होल्ड करवा सकते हैं। रिक्वेस्ट बटन आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, यानी कि कीलेस एंट्री, आपको पैसिव कीलेस एंट्री आपको यहाँ पर निसान ऑफर करती है। ORVM का ट्रीटमेंट भी ब्लैक के साथ ही दिया गया है, और यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ किया गया है। अंदर आपको लाइनिंग नज़र आएगी ब्लाइंड स्पॉट के लिए। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है निसान की ये कार। सो फाइनली हम लोग रियर प्रोफाइल पे बढ़ चुके हैं। रियर प्रोफाइल से ये मुझे तो ऑब्वियसली इंप्रेस कर रही है। यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो क्रोम 2 जगह ऑफर किया गया है, और नीचे वाली जो क्रोम प्लेट है वहाँ पर भी आपको किक्स की ब्रांडिंग मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको निसान किक्स की ब्रांडिंग ऑफर करती है निसान। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हेलोजन यूनिट ही यहाँ पर यूज़ किए गए हैं इसके रियर टेल लैंप्स में। और अगर मैं नीचे बढ़ूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर भी स्कफ प्लेट दोबारा यूज़ की गई है। हालांकि वो मेटालिक यहाँ पर भी नहीं है, प्लास्टिक से अटैच्ड ही है, बस कलर ट्रीटमेंट यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स दोनों एंड ही आपको मिलते हैं। रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर एंड रियर पार्किंग सेंसर्स आपको 4 यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये 360 डिग्री कैमरा के साथ में आती है, तो अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, और आप कॉन्फिडेंस काफ़ी यहाँ पर महसूस करोगे। डिफॉगर्स के साथ साथ हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स आपको यहाँ पर ऑफर करती है निसान, एंड शार्क फिन एंटेना टॉप पर ही माउंटेड है हमेशा की तरह। अब इसका बूट चेकआउट करते हैं कि बूट में जो यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन है वो यहाँ पर दिया गया है, एंड जैसे ही आप रिक्वेस्ट बटन को यहाँ पर दबाओगे इट ओपन्स। मैनुअली ही है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो
यहाँ पर अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो 400 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है। साथ ही इल्यूमिनेशन दी गई है, यानी कि जैसे ही आप गाड़ी को ऑन कर लोगे तो यहाँ पर लाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाएगी। टूल किट की अगर बात करूं तो यहाँ पर नीचे आपको ऑफर करती है निसान, आपको ये थोड़ा सा अनफोल्ड करना पड़ेगा और नीचे से टूल किट निकालनी पड़ेगी। 400 लीटर का बूट स्पेस है, मेरे ख्याल में काफ़ी है 400 लीटर का बूट स्पेस, और फ्लैट ही आपको यहाँ पर बूट मिलता है। हम लोग गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं इनग्रेस करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा और इनग्रेस देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए, इनग्रेस करने में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप 6 फुट तक के बंदे हैं या 6.25 तक के बंदे हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं यहाँ पे हेडरूम की बात करूँ तो एम्पल हेडरूम है, बहुत अच्छा हेडरूम है, फ्रंट के लिए नहीं कह सकता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे पेडल्स की बात करूँ तो आपको कोई भी डेड पेडल नहीं मिलता है, और यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं डेड पेडल, क्योंकि अगर मैं राइट और लेफ्ट साइड की स्पेसिंग की बात करूं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की, तो ज़्यादा स्पेस आपके पास नहीं है अपना फुट रेस्ट करने के लिए। तो हाँ, एक डेड पेडल यहाँ पर होना ज़रूर था, बट क्लच पेडल, ब्रेक पेडल एंड गैस पेडल के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी है। आपके पैर जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक नहीं होंगे गाड़ी को चलाते वक्त। स्टेयरिंग यूनिट की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर स्टेयरिंग यूनिट पे कंट्रोल्स तो ऑफर किए गए हैं लेफ्ट और राइट में दोनों में ही, बट लेफ्ट और राइट दोनों ही आपको ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट दिया गया है, या तो कुछ वहाँ से हटा दिए गए हैं स्विचेस, या वो इंटरनेशनल यूनिट में शायद प्रोवाइड किए गए हों। यहाँ पर बीच में ही आपको निसान का लोगो मिलता है और सिल्वर कलर की यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफर करती है निसान। थोड़ा सा अगर मैं स्टेयरिंग व्हील को और एक्सटेंड करूँ तो लेफ्ट साइड में जो है वो आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं, ना कि इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड स्विचेस। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड स्विचेस की बात करूं तो वो राइट साइड में ऑफर किए गए हैं, जो थोड़ा सा लोगों को तकलीफ दे सकते हैं शुरुआती दौर में, बट हाँ, जैसे आप इस गाड़ी के ऊपर डिपेंड होने लगेंगे तो वो धीरे धीरे आपके नेचर में आता चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर अब बढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की तरफ। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पे जो है काफ़ी चीज़ें मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल थोड़ा सा डिजिटल है। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो आपको आरपीएम मीटर मिलता है, राइट साइड में आपको फ्यूल गॉज मिलता है, और बीच में आपको जो है वो स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है। स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल ही है, यानी कि कोई भी एनालॉग आपको डिजिटल मीटर यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके ऊपर ही आपको एमआईडी मिलती है, जिसमें इंस्टेंटेनियस एवरेज, करंट एवरेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स, साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर, आउटसाइड के टेम्परेचर भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। नीचे जो है वो डैशबोर्ड के साइंस आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि डिजिटल है हमेशा की तरह। गाड़ी के अंदर की बात करते हैं, गाड़ी में कितनी स्पेसिंग है या गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। टू बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी डार्किश इंटीरियर है। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में डार्क ब्राउनिश ट्रीटमेंट दी गई है। लेदर ही यहाँ पर यूज़ किया गया है, ऑल्दो जो ब्राउन ट्रीटमेंट है उसमें लेदर का यूज़ किया गया है। नीचे ही आपको डोर की बटन्स दिए गए हैं, डोर ओपन एंड डोर क्लोज का, एंड हैजार्ड लाइट्स भी का स्विच भी आपको यहाँ पर ही ऑफर किया गया है। सेंटर कंसोल की बात करूँ तो बीच में आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है वो आपको काफ़ी हद तक कैप्चर की याद दिलाएगा। बॉटम कंसोल की बात करूं तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एक पावरफुल यूएसबी एंड एक ऑक्स दिया गया है। साथ ही साथ 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी आपको यहाँ पर निसान ऑफर करती है। और नीचे एक बहुत बड़ी कैविटी है जो आपके आर्मरेस्ट की कैविटी को यहाँ पर डिस्प्लेस करती हुई नजर आएगी, यानी कि अगर आपको आर्मरेस्ट की कैविटी नहीं चाहिए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैविटी यहाँ पर ऑफर करती है। ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 इंचेस का फ्लोटिंग है, और यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गूगल, सीरी जैसी चीज़ें आपको ऑफर करती हैं। साथ ही साथ ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड नेविगेशन के साथ में आती है। यहाँ पर अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नीचे के जो बटन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। गाड़ी में दिया गया ग्लव बॉक्स जो है वो काफ़ी लंबा है। अगर आप सोचें कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आप रख सकें तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो शायद यहाँ पर ना आ पाए, तो लंबा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका तो यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 लीटर की पानी की बोतल जो है वो बड़े आराम से यहाँ पर गाड़ी के अंदर रखी जा सकती है, जो कि कूल्ड ही है। और यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन सिस्टम दिया गया है, यानी कि लाइट्स ऑफर की हैं इस बार निसान ने। एसी के जो वेंट्स हैं वो सर्कुलर हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड के, और बीच के वर्टिकल हैं। अगर मैं फ्रंट के रूम की बात करूं तो मेरे ख्याल में रूम में कोई ऐसा कमी नहीं है। और यहाँ पर टॉप कंसोल की बात करें तो आपको मैनुअल ही IRVM मिलता है, यानी कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हाथ से ही, कोई भी ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। अंदर की जो लाइट्स हैं वो भी हेलोजन रन ही हैं, यहाँ पर कोई भी LED लाइट्स यूज नहीं की गई। निसान यहाँ पर आपको सनवाइजर तो ऑफर करता है लेकिन वैनिटी लाइट नहीं है, वैनिटी मिरर जरूर यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है।
टॉप की अगर मैं बात करूं तो सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड एयरबैग इंडिकेटर यहाँ पर ऑफर किया गया है। 4 स्पीकर्स के साथ में 4 ट्विटर का सेट यहाँ पर निसान ऑफर कर रही है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। तो फ्रंट से तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। अब चलते हैं रियर की तरफ और रियर में देखते हैं कि कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं रूम दिया गया है। देखिए अभी मैंने दोबारा इनग्रेस किया गाड़ी के अंदर और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। एम्पल अमाउंट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट है। अंडर थाई सपोर्ट की मुझे बिल्कुल भी कमी नज़र नहीं आई। आपको ऐसा कहीं से महसूस नहीं होगा कि आप टिपिकल इंडियन गाड़ी चला रहे हो जिनमें अंडर थाई सपोर्ट का थोड़ी सी कमी रहती है। जैसे कि मैं मारुति सुजुकी को यहाँ पर अगर लेके आऊँ तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी हो जाती है अंडर थाई सपोर्ट की, बट इस कार में अंडर थाई सपोर्ट की कुछ भी ऐसा कमी नहीं है। अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो वो भी एम्पल ही है। मैं तारीफ नहीं कर सकता हेडरूम की, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पर ऑफर कर रही है गाड़ी। हेड रिस्ट्रेंट्स जो है वो यहाँ पर एडजस्टेबल ही आपको ऑफर किए गए हैं, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है, उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच का जो हेड रिस्ट्रेन है वो ज़रूर फिक्स्ड यहाँ पर दिया गया है। और अगर मैं यहाँ पर आर्मरेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है। कन्वेंशनल आर्मरेस्ट इसे मैं नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, ब्रॉड है, और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। आपकी कन्वीनियंसी के लिए गाड़ी में रियर एसी वेंट भी ऑफर किए गए हैं और उसके जस्ट नीचे आपको पावर सप्लाई का स्विच भी मिलेगा और शोल्डर रूम काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में 2 लोग तो यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तीसरा लोग अगर बैठेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा की तरह आपको यहाँ पर महसूस होती हुई नजर आएगी। ग्रैब हैंडल्स दोनों ही तरफ दिए गए हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। ड्राइवर साइड हमेशा की तरह स्किप किया गया है ग्रैब हैंडल। देखिए निसान इंडिया ने सेफ्टी के नाम पर क्या क्या दिया गया है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर निसान किक्स में आपको ऑफर करती है निसान 360 डिग्री का रिवर्स कैमरा, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स जगह पर जा रहे हो तो वहाँ पर ज़रूर आपको ये कैमरा काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ ABS विद EBD एंड 4 एयरबैग्स जो हैं वो यहाँ पर ऑफर कर रही है निसान इंडिया, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेक असिस्ट की फीचर भी आपको अवेल किया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा काम किया है निसान इंडिया ने इस बार, जो ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें भी इस बार डाल दी है। चलिए इंजन की तरफ बढ़ते हैं और इंजन को खोलते हैं। अगर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स की आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हो तो वो तो आपको नहीं ऑफर किया गया है एंड हमेशा की तरह एक लीवर ही प्रोवाइड किया गया है जो यहाँ पर अटैच हो जाता है। देखिए मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो एक डीजल यूनिट है, यानी कि 1.5 लीटर का ये जो डीजल इंजन है वो आपने निसान की टिरानो में देखा है, डस्टर में देखा है, कैप्चर में भी यही डीजल इंजन आता है। और पेट्रोल यूनिट की बात करें तो वो भी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो आपने डस्टर में देखा है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ इस डीजल इंजन की तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यूनिट के साथ में आएगा और 110 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1250 RPM पे। अब अगर मैं यहाँ पर नज़र दौड़ाऊँ इंजन में कॉम्प्लेक्स है इंजन, जैसे कि डीजल इंजन हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। पेट्रोल इंजन में तो काफ़ी स्पेस आ जाता है ताकि मैकेनिक अपना हाथ घुमा सके, लेकिन डीजल इंजन थोड़े से बल्कियर और हैवी होने की वजह से उनका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। चलो अब बढ़ते हैं इस गाड़ी की ड्राइव की और देखते हैं कि ड्राइव ने कितना मेरे को इम्प्रेस किया। तो फाइनली इसके ड्राइविंग का अब टाइम आ चुका है। मैं स्टार्ट करता हूँ। कीलेस पैसिव एंट्री यहाँ पर मिलती है और ये किया मैंने स्टार्ट। इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। थोड़ा सा हैंड ब्रेक डाउन करते समय जैसे आपको कैप्चर में तकलीफ होती है ना, वैसे यहाँ पे भी तकलीफ करेगा क्योंकि ये जो आर्मरेस्ट है तो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आगे पीछे मुड़ता नहीं है, उसकी वजह से हैंड रेस्ट नीचे डाउन करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इनिशियल पिकअप की बात करता हूँ मैं। थोड़ा सा टर्बो लैग के बाद में एक्टिवेट होता है टर्बो और सेकंड गियर पे ही आई जस्ट रीच 60 km/h। तो इंजन का रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग का प्ले देखते हैं, कहीं ढीलापन तो नहीं है स्टीयरिंग में या कुछ ऐसा। स्टीयरिंग के प्ले में ऐसा कोई ढीलापन तो नहीं है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होने की वजह से आपको दिक्कत नहीं आती। काफ़ी सॉफ्ट है स्टीयरिंग। जब आपको रफ रोड चाहिए होते हैं तो आप सॉफ्ट ऑब्वियसली मांगते हैं और जब हाईवे पे होते हैं तो थोड़ा सा हार्डर एंड पे आपको चाहिए होता है। तो ये ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, मैं दोनों के बीच में इसको कहीं ना कहीं कहूँगा। Hyundai की तरह सॉफ्ट स्टीयरिंग नहीं है, थैंक गॉड।
कि आप हाईवे पर जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और स्टेबिलिटी में वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपका दिमाग पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कि कहीं ज़्यादा ओवर स्टीयर ना हो जाए गाड़ी, या फिर अंडर स्टीयर तो ऐसे मामलों में होते ही नहीं है। अब मैं गाड़ी की हैंडलिंग की बात कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे 80 के आसपास गाड़ी लेके जानी होगी। एंड राइट नाउ आई एम एट 80 km/h। स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाड़ी चलते टाइम कोई बम्प भी आता है या फिर मैं कहूँ पॉट होल आता है तो इजीली कवर कर लेती है। यानी कि सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के, और फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में टॉर्शन बीम लगा हुआ है। स्टीयरिंग फीडबैक में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मुझे इस गाड़ी का काफ़ी पसंद आया, क्योंकि डिजिटल दिया हुआ है और एनालॉग यहाँ पर आपको केवल फ्यूल गॉज एंड आरपीएम मीटर ही मिलता है। देखिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था। अगर मैं नीचे के फुट रेस्ट तो आपको यहाँ पर ऑफर ही नहीं किया जाता। गैस पेडल, क्लच पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है वो, और डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट है वहाँ पर, तो चांसेस है कि आपके जो पैर है वो वॉल से स्ट्राइक हो। पेडल से स्ट्राइक नहीं होंगे, लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड की वॉल है, यानी कि डोर की वॉल है, और लेफ्ट साइड में सेंटर कंसोल जो काफी बड़ा सा दिया गया है उसकी जो आउटर वॉल है उस पे जरूर यहाँ पर स्ट्राइक होंगे। फुट रेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट प्रोवाइडेड एनी फुट रेस्ट। तो जब आप क्लच की आपकी नेसेसिटी होती है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप क्लच के नीचे ही अपना पैर जो है वो रेस्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि क्लच से आपका पैर, क्लच पेडल से आपका पैर जो है वो स्ट्राइक होता है। ये कहीं ना कहीं कमी है इस गाड़ी की, तो निसान को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। बाकी ओवरऑल अगर मैं क्लच के प्ले की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत अंदर तक नहीं जाता, बट हाँ एक हल्का सा प्ले तो हर एक गाड़ी में होता है, ताकि वो क्लच जो है वो बर्न ना हो जाए या वियर आउट ना हो जाए, उसके लिए रखा जाता है। क्योंकि लोगों को अक्सर क्लच में पैर रखने की आदत होती है, उसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, क्लच जल्दी वियर आउट हो जाता है। एनीवे, चलिए अब ब्रेकिंग की बात करते हैं। ये ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट के साथ में आती है। तो अभी मैं 80 km/h पे डीप ब्रेक मारूंगा। ओके, तो ब्रेक के बाद में एक चीज जरूर है कि कॉन्फिडेंस बना रहता है, गाड़ी इधर से उधर डुलती नहीं है। रीजन बीइंग इट्स हैज ब्रेक असिस्ट एज वेल एज EBD, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो गाड़ी इधर से उधर नहीं डोलती। ABS भी ऑब्वियसली, ताकि आपकी जो व्हील्स हैं वो यहाँ पर जाम ना हो जाए, उसकी वजह से गाड़ी जो है कॉन्फिडेंट में रहती है, काफी कॉन्फिडेंट महसूस करती है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ऐसा समस्या नहीं होगी। और किकिंग करने में मुझे गाड़ी को काफी मजा आ रहा है। ऑब्वियसली 210 मिलीमीटर की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो रफ रोड्स हो या फिर पॉट होल्स हो, वो इजिली कवर कर लेती है गाड़ी बिना किसी शिकायत के। गाड़ी की अगर मैं व्यू की बात करूं, चाहे वो रियर का व्यू हो या फ्रंट का व्यू हो, तो फ्रंट का तो काफी ब्रॉड है, बट पीछे से थोड़ा सा इंक्लाइंड होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी जो है वो हल्की सी डिक्रीज होगी। और राइट साइड की भी विजिबिलिटी जो है काफी है। A पिलर जो है वो ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आपके व्यू को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसी कोई फीलिंग आपको नहीं आने वाली है। गाड़ी को कॉर्नरिंग करने में आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हल्का सा जो है हार्डर एंड पर है स्टीयरिंग, मतलब ना सॉफ्टर है ना हार्ड है ज्यादा। 5.2 मीटर का यहाँ पर आपको निसान टर्निंग रेडियस ऑफर करती है, जो उसके कंपटीशन से ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है, क्योंकि क्रेटा भी यहाँ पर 5.2 मीटर का ही ऑफर करती है आपको टर्निंग रेडियस। गियर सिलेक्शंस की बात करते हैं। चलिए, अगर मैं गियर के सबसे पहले गियर की प्ले की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बहुत लंबे ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गियर प्ले है या फिर महिंद्रा जैसी फीलिंग आपको नहीं आने वाली। काफी सॉफ्टर है गियर्स, इसके काफी सॉफ्टर एंड पर ही है।